हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 48 सूत्रों को पढ़ लिया है। आज 49वां सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। इस सूत्र को समझेंगे और इस सूत्र में क्या सिद्धांत है वह जानेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में परसों हमने एच घ्रस्वादेश सूत्र पढ़ा था। वह सूत्र कहता है कि ह्रस्व के आदेश करना हो, ह्रस्व आदेश करना हो तो एच के स्थान पर इक होता है। ठीक, यदि किसी कारणवश किसी भी नियम से एच को ह्रस्व करना पड़े तो एच के स्थान पर इक ही होता है, ये बताया था। अब सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा, यह सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी में कभी भी कहीं भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर कोई कार्य किया हुआ या कोई कार्य का विधान दिखाई पड़ रहा हो, ठीक, अष्टाध्यायी में किसी भी सूत्र के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, उस सूत्र में यदि षष्ठी लगी हो, ठीक, उस सूत्र में यदि षष्ठी लगी हुई हो तो उसके अर्थ के रूप में हमें स्थाने भी जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे इको यणचि, इको यणचि में इच का षष्ठी लगाए तो उसका अर्थ निकालने के लिए हमें जोड़ लेना है इका स्थाने। ठीक है, इका स्थाने। अष्टाध्यायी के सूत्रों में आप बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे, 4000 सूत्र पढ़ने हैं आपको। तो ये सूत्र जो है ना, परिभाषा सूत्र है। पहला ही शब्द लिखा हुआ है वृत्ति में, परिभाषेयम। परिभाषेयम मतलब परिभाषा इयम, परिभाषा इयम। इयम मतलब यह परिभाषा है, यह परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है? षष्ठी स्थाने योगा, यह एक परिभाषा है। परिभाषा का तात्पर्य क्या है? 6 प्रकार के सूत्रों में से दूसरे प्रकार का सूत्र। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र हुआ करते हैं। ठीक है, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। तो वह जो 6 प्रकार के सूत्र हैं, उन 6 प्रकार के सूत्रों में से यह सूत्र परिभाषा सूत्र है। ठीक है, परिभाषा इयम। अच्छा, किस लिए है यह परिभाषा? तो कह रहे हैं योग नियमार्था। समझिएगा, अष्टाध्यायी के सूत्रों में बहुत सारे शब्द पूरे अष्टाध्यायी में आपको षष्ठी विभक्ति में दिखाई पड़ेंगे। ठीक, विभक्ति पहचानना पड़ेगा आपको, पर सामान्य रूप से बता दिया जाएगा, यहाँ षष्ठी लगी है, यहाँ प्रथमा लगी है, तो पहचानने लग जाएंगे आप। तो आपको ऐसा बहुत सारे जगह मिलेगा जहां अष्टाध्यायी के सूत्रों में किसी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई होगी। तो संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह संबंध अर्थ में प्रयोग करते हैं, होता है ना। संस्कृत भाषा में जब कभी भी हम प्रयोग करेंगे षष्ठी, जैसे दशरथस्य पुत्रः कहेंगे तो दशरथ के पुत्र ऐसा अर्थ है, का के इत्यादि अर्थ में है ना। संबंध का दर्शन कराने के लिए, संबंध को बताने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। जैसे हम कहें मम दूरभाषा, ऐसा कह दिए मम दूरभाषा, तो इसमें हम दोनों में संबंध है, ये संबंध दिखाने के लिए ही षष्ठी विभक्ति लगी है ना। मम दूरभाषा का मतलब हो गया मैं अलग हूं, दूरभाष अलग है, लेकिन इन दोनों में, दोनों पदार्थों में संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है। ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी न किसी संबंध का निरूपण करने के लिए
सामान्य संस्कृत व्यवहार में षष्ठी विभक्ति लगती है, परंतु व्याकरण के सूत्रों में यदि षष्ठी विभक्ति लगी है तो उसका अलग अर्थ होगा। लौकिक व्यवहार में षष्ठी विभक्ति लगी है तो उसका आप अलग अर्थ लेते रहिए, परंतु व्याकरण के सूत्रों में जैसे क्या कहते हैं, लौकिक व्यवहार में षष्ठी का स्वस्वामी भाव संबंध, अंतर, ये अवयव अवयवी संबंध इत्यादि बहुत सारे संबंध हैं, जिन संबंधों का निर्दर्शन करने के लिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बहुत सारे होते हैं। संबंध तो अनंत प्रकार के होते हैं। तो उसमें से कौन सा संबंध षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त सूत्रों के द्वारा निर्दिष्ट किया जा रहा है, यह संदेह हो जाता है। जब षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध है तो किसी सूत्र में यदि षष्ठी विभक्ति किसी शब्द में लगी है तो उसका अर्थ कौन सा संबंध है, प्रश्न उठने लग जाता है, ऐसा संदेह होता है। तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा स्थानी का निर्देश किया जाता है। स्थानी, जिस शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है वही व्याकरण शास्त्र में स्थानी होगा। जो कोई भी कार्य होगा वह कार्य उसी के स्थान पर होगा। ठीक है, यही षष्ठी स्थाने योगा का तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषेयम योग नियमार्थः नियमार्था, यह परिभाषा जो है योग का नियमन करने के लिए, योग का नियमन करने के लिए मतलब षष्ठी विभक्ति किसी भी सूत्र में लगी हुई हो तो उस सूत्र में षष्ठी विभक्ति के साथ एक और योग जोड़ लीजिए। क्या योग जोड़ लेंगे? स्थाने जोड़ लीजिए। ठीक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर उसके बाद समझेंगे। देखिए, परिभाषा सूत्रों के बारे में मैंने यह भी बता रखा है कि ये सूत्र स्वयं कुछ विशेष कार्य नहीं करते, परंतु व्याकरण के अंतर्गत आने वाले कई सूत्रों का अर्थ सरल कर देते हैं। ठीक है, तो कई सूत्रों का अर्थ निरूपण करने में सहायक होते हैं, अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं परिभाषा सूत्र। जैसे एक सूत्र आपने प्रसिद्ध पढ़ा होगा या सुना जरूर होगा, इकः यण अचि, मतलब पूरा सूत्र तो है इको यण अचि, परंतु उसके में 3 शब्द हैं, इकः यण अचि। ठीक है, तो इकः यण अचि में इकः में षष्ठी विभक्ति लगी है। इस सूत्र में इस शब्द में षष्ठी लगी है, इसमें प्रथमा लगी है, इसमें सप्तमी लगी है। ठीक है, इकः यण अचि, इको यण अचि। ठीक है, अब इकः का क्या तात्पर्य है, यण का क्या तात्पर्य है, अचि का क्या तात्पर्य है? अभी हर देखिए, लोक व्यवहार में विभक्तियों का क्या अर्थ होता है वह हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, परंतु सामान्य व्याकरण शास्त्र में सूत्रों में रहने वाली विभक्तियों का क्या अर्थ होता है, उसको पाणिनि जी की कोडिंग है ना, पाणिनि भगवान कोडिंग करके बता रहे हैं कि जहां भी हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे वहां ऐसा अर्थ ले लेना। ज्यादा अर्थ बताने की थोड़ी जरूरत है, हर बार स्थाने कहने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां षष्ठी विभक्ति लगाएंगे उसके साथ एक योग जोड़ दीजिए। क्या योग जोड़ दीजिए? स्थाने, स्थाने जोड़ दीजिए। तो आप इको यणचि सूत्र का अर्थ जब पढ़ेंगे तो आपको उसके अर्थ में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इकः स्थाने, ये लिखा हुआ मिलेगा, इकः स्थाने यण, इकः स्थाने यण स्यात् अचि, खाली स्यात् जोड़ा है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इक के स्थान पर जहां भी, इसका मतलब ये भी और निकाल सकते हैं
कि पूरे व्याकरण में किसी भी सूत्र में कहीं भी यदि षष्ठी विभक्ति लगी हुई हो तो काम उसी के स्थान पर होगा। ठीक, जैसे इकह में षष्ठी लगी है तो काम इक के स्थान पर होगा जो विधान करना है। एचो यवायावाह में एचह में षष्ठी लगी है तो काम एच के स्थान पर होगा। ठीक है। हाँ, एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आने वाले में फिर और अलग बात हो जाती है, परंतु सामान्य रूप से यह नियम चलता है। हाँ, स्थाने योगा बहुव्रीहि समास से युक्त शब्द है। ठीक है। षष्ठी स्थानीय योग के निमित्त बन जाने पर इस षष्ठी का ज्ञान करना चाहिए। स्वभाव यह है कि जहां स्थान के साथ संबंध षष्ठी हो वहां षष्ठी जाननी चाहिए। स्थान शब्द भाववाची स्थिति परक। ठीक है। तात्पर्य क्या है? यह शास्त्रे ध्यान दीजिएगा, यह शास्त्रे मतलब इस शास्त्र में। यह शास्त्रे का तात्पर्य क्या हो गया? इस शास्त्र में। इस शास्त्र में मतलब किस शास्त्र में? कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग भाई? व्याकरण शास्त्र। तो भगवान पाणिनि कह रहे हैं कि हाँ, प्रश्न होगा तो बताइएगा। इस शास्त्र में जो कोई षष्ठी विभक्ति अनियत योगा श्रूयते, यानी ऐसा देखना है षष्ठी विभक्ति जहां जहां लगा रहेगा वहां वहां बता देंगे विशेष, जो यदि षष्ठी विभक्ति का कोई और अलग अर्थ है तो बता देंगे। परंतु यदि षष्ठी विभक्ति जो लगी है उस षष्ठी विभक्ति का कोई अर्थ नहीं है, ठीक, जो षष्ठी विभक्ति लगी है उस षष्ठी विभक्ति का यदि कोई अर्थ नहीं है तो क्या होगा? तो अनियत योगा श्रूयते, इस व्याकरण शास्त्र में जो कोई षष्ठी विभक्ति ऐसी सुनाई पड़ रही है जिस षष्ठी का कोई संबंध ही नहीं है, योग का अर्थ संबंध ले लीजिए, ठीक, तो सा षष्ठी, वह षष्ठी स्थाने योगा एव भवति न अन्य योगा। यानी ऐसी कोई षष्ठी विभक्ति इस व्याकरण शास्त्र में दिखाई पड़े जिस षष्ठी विभक्ति का किसी के साथ संबंध न बन पा रहा हो तो उस षष्ठी विभक्ति का आप स्थाने के साथ संबंध बना ले। यह मतलब है षष्ठी स्थाने योगा का। ठीक है, इतना ही तात्पर्य है। यह संबंध का नियमन करने के लिए, संबंध को निश्चित करने के लिए, योग नियमार्थ मतलब योग यानी संबंध का, योग होना मतलब संबंध ही होना ना, तो उसका नियमन करने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए यह बताई गई है, यह सूत्र, यह परिभाषा सूत्र बताया गया है। इस व्याकरण शास्त्र में जो कोई षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द ऐसा है जिसका किसी के साथ संबंध नहीं बन रहा है, जिसका योग यानी संबंध अनियत है, नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संबंध वाला जो है सुनाई पड़ रहा है, जो षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द, वह शब्द स्थाने योगा एव भवति, वह षष्ठी विभक्ति का संबंध स्थाने के साथ ही बनता है। जैसे इकाह यणचि में मैंने बताया, इकाह का स्थाने के साथ संबंध बन गया, इकाह स्थाने यण स्यात्, ऐसा अर्थ ले लिया गया। न अन्य योगा, अन्य किसी के साथ उसका योग नहीं बनता। स्पष्ट है? स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति, यहां कह रहे हैं कि स्थान पर स्थाने योग से यानी स्थाने योग के निमित्त बन जाने पर इस षष्ठी का ज्ञान करना चाहिए। स्थाने योग से निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या, ऐसा समझ लीजिए। कहीं कहीं षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों के शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं, है ना, क्योंकि पंचमी विभक्ति में भी जो प्रत्यय है ngसी, उसमें से बचता है अस,
षष्ठी विभक्ति में जो प्रत्यय है ngस, उसमें से भी बचता है अस। ज्यादातर शब्दों में आप पंचमी और षष्ठी में विभक्ति का रूप एक जैसा देखेंगे, है ना। अकारांत शब्दों में अलग नियम लग जाता है, गसी के स्थान पर अत हो जाता है, गस के स्थान पर स्या हो जाया करता है ना, तो वहां अलग विषय है। परंतु हरे पंचमी षष्ठी दोनों में, इकह इकह पंचमी षष्ठी दोनों में, है ना। तो जहां ऐसा देख ले कि यहाँ काम जो हो रहा है वह काम स्थाने योग की तरह हो रहा है, मतलब उसके स्थान पर हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो उसके स्थान पर हो रहा है। तो स्थान के साथ संबंध बनने का यदि निमित्त हो जा रहा हो कोई शब्द, तो समझ लीजिए ऐसा हो जाने पर सा प्रतिपद्यव्या, वह षष्ठी ही है, ऐसा समझना चाहिए। वहां इकह में पंचमी लगी है कि षष्ठी लगी है, ये संदेह न हो, वह षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द ही है, ऐसा समझें। ठीक है, जहां उसका स्थाने के साथ संबंध बन जा रहा हो वहां षष्ठी विभक्ति वाला शब्द ही है, ऐसा समझना चाहिए। यहां कह रहे हैं स्थान शब्द का अर्थ होता है प्रसंग, स्थान शब्दश्च प्रसंगवाची। यहां स्थान का मतलब होता है प्रसंग, चलेगा, अभी समझाएंगे प्रसंग का, पर खाली इतना ही समझिएगा भाई, स्थान का अर्थ क्या है, प्रसंग। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र का अर्थ आप पढ़ेंगे लघु कौमुदी इत्यादि में, तब प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, नहीं वो स्थानेन्तरतम का है, स्थानेन्तरतम का है ना। षष्ठी स्थाने योगा का स्थान, ठीक है, उसी तरह है, यहाँ नहीं है षष्ठी स्थाने योगा का, है ना। तो फिर भी स्थान शब्द का है, का मतलब क्या है, प्रसंग। स्थान शब्द का क्या अर्थ है, प्रसंग। यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम दर्भाणाम प्रसंग इति गम्यते। मतलब क्या है, दर्भों के स्थान पर शरैः प्रस्तरितव्यम, दर्भ किसे कहा जाता जानते हैं, तो दर्भों के स्थान पर शरों का प्रस्तर किया जा सकता है। शर यानी बाण भी होता है ना, अथवा क्या क्या, हाँ लघु कौमुदी में सूत्र नहीं है, इसीलिए वृत्ति नहीं याद आ रहा था हमें, तो चलेगा। ये देखिएगा, दर्भों के स्थान पर शरों का प्रयोग हो सकता है, प्रस्तारण किया जा सकता है। दर्भ प्रस्तरण करना है, यज्ञों की प्रक्रिया में होता है, कुशों का प्रयोग किया जाता है ना। तो दर्भ के स्थान पर, दर्भाणाम स्थाने, दर्भों के प्रसंग में ऐसा बोध होता है, इतने खाली लिखा है इन्होंने। दर्भ का स्थान, दर्भ का प्रयोग हो करना हो कहीं पर दर्भ की अनुपलब्धता हो, है ना, तो दर्भ के स्थान पर शर का प्रयोग कर सकते हैं, सरकंडे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम, यह तात्पर्य हो गया। यहां इसका स्थाने का अर्थ क्या लिया गया, दर्भाणाम प्रसंगे, ऐसा अर्थ ले गया कि दर्भ का प्रसंग आ जाए, कुश का प्रसंग आ जाए, तो उसके प्रसंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रसंग अर्थ आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ई का हो गया। ठीक है, एवं इहापि अस्तेः स्थाने भूर्भवति। ठीक है, एक सूत्र है, पढ़िएगा, सूत्र है अस्तेर भू, भू विसर्ग लगा है कि नहीं लगा है देखना पड़ेगा, नहीं लगा, लगा है, ठीक है। 2452 नंबर सूत्र है, देख लेंगे, लगा है विसर्ग। ठीक है, अस्तेर भू,
उस प्रसंग में कई सूत्र हैं, ब्रुवो वची इत्यादि भी हैं, चक्षुंगाख्याएं है। तो अस्तेर भू क्या कहता है, अस्तेह, इसमें अस्तेह शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा है। जैसे हरि का हरे है, वैसे अस्ति का अस्ते है ना, बनेगा, अनुकृत शब्द का रूप है। तो भू प्रथमा है, तो अस्तेह में षष्ठी लगा है। षष्ठी का अर्थ क्या, जहां षष्ठी का कोई संबंध निश्चित न हो वहां षष्ठी का अर्थ स्थाने ले लिया जाता है। ठीक, षष्ठी का अर्थ क्या ले लिया जाता है, स्थाने। तो अस्तेह का अर्थ तात्पर्य क्या हो गया, यहां भी अस्तेह स्थाने प्रसंगे, अस्थि का स्थान हो, अस्थि का प्रसंग हो, तो आर्ध धातुक लकारों में हम भू का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, भविता भवितारो भवितारः अस धातु का रूप है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति ये अस धातु का रूप है। अस के प्रसंग में भू का प्रयोग हो गया ना, क्योंकि सूत्र में अस्तेह शब्द में षष्ठी लगी है। जहां भी षष्ठी लगी हो उसके प्रसंग में दूसरे का प्रयोग, मतलब जिस शब्द में प्रथमा लगी हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अस्तेह के प्रसंग में भू का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें षष्ठी लगी है, इसके स्थान पर इसका प्रसंग प्रयोग किया जा सकता है भू का। ठीक है, अब इसके बाद भवितव्यम, ये सब अस का रूप है, भविता भवितुम भवितव्यम। ये अस के बाद त्रिच प्रत्यय लगा तो भविता, या लूट लकार लगा तो भी भविता। तुमुन प्रत्यय लगा तो अस तुमुन, असितुम नहीं होगा, भवितुम होगा, अस्ते भू लग जाएगा। तव्यत प्रत्यय लगा अस्तव्यत, भवितव्य बन जाएगा। ठीक, तो ब्रुवः प्रसंगे ब्रुवः प्रसंगे वचिर भवति, ब्रुवः प्रसंगे वचिर भवति, ब्रू के प्रसंग में वची। अस्तेर भूख के बाद सूत्र मिलेगा ब्रुवो वची ही मिलेगा, कहीं देख लीजिए, 2-4 उसी के तुरंत बाद 2-4-59 पे है ना। तब ब्रू के स्थान पर या ब्रू के प्रसंग में वच का प्रयोग हो जाता है। इसलिए ब्रू धातु के आर्ध धातुक लकारों में या आर्ध धातुक प्रत्ययों के परे रहने पर ब्रू धातु के स्थान पर वच का प्रयोग होता है। ब्रू का लट लकार में तो ब्रवीति ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती ऐसा रूप बनता है, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते बनता है, उभयपदी है। परंतु यदि यही लिट लकार या किसी और आर्ध धातुक लकार में चला गया तो उवाच, उवाच वक्ता है ना, वक्तुम ऐसा स्वरूप बनता है, वच बन जाता है, ब्रू के स्थान पर वच हो जाता है। तो वक्तव्यम प्रसंगे संबंधस्य निमित्त भूते ब्रुवः इति षष्ठी। ब्रुवः में षष्ठी विभक्ति लगी है ना, ब्रुवः में षष्ठी लगी है ना, तो ब्रुव के प्रसंग में, ब्रुव के प्रसंग में यहां संबंध बन जाएगा, स्थाने का योग हो जाएगा, ब्रुवः स्थाने वची ही, ब्रू के स्थान पर वची हो जाता है, ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा तात्पर्य है। बहवो ही षष्ठ्यर्था, अब वे बता रहे हैं षष्ठी के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। षष्ठी के अर्थ बहुत सारे हैं, पर व्याकरण शास्त्र में षष्ठी का अर्थ स्थानीय योगा एक ये है, अभी और आएगा वहां बताएंगे। ठीक है, जैसे स्वस्वामी, अनंतर समीप, ठीक, समूह विकार, अवयव इत्यादि। ठीक, तो ये ऐसे बहुत सारे संबंध हैं। तत्र यावन्तः शब्दे संभवन्ति तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते षष्ठी स्थाने योगा इति। तो शब्द में जितने संबंध प्राप्त हो सकते हैं वो सभी संबंध प्राप्त थे, है ना, वो सभी संबंध हो सकते हैं भाई। एको यणचि में इका स्थाने न लगा करके कोई दूसरा अर्थ लगा सकते हैं, इक का यण ऐसा का अर्थ ले सकते हैं, है ना। तो वो सारे संबंध प्राप्त थे, फिर भी यहाँ एक नियम कर दिया गया, नियम कर दिया गया क्या, कि षष्ठी स्थाने योगा इति। तो षष्ठी स्थाने योगा ऐसा नियम कर दिया गया। स्थाने योगा का मतलब क्या है, स्थाने योगः अस्याः इति स्थाने योगा, स्थाने योगः
अस्याह, जिसका स्थाने के साथ योग हो। ठीक, तो स्थाने के साथ योग हो वह स्थाने योगा है। अब देखिएगा, इति व्यधिकरणो बहुव्रीहि है। व्यधिकरण बहुव्रीहि, बहुव्रीहि के समास के प्रकार होते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि। अभी नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब व्यधिकरण बहुव्रीहि का तात्पर्य यह समझ लीजिएगा, जिन शब्दों का समास हो रहा है उन दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति लगी हुई हो तो वो व्यधिकरण कहलाता है। खाने में सप्तमी है, योगा में प्रथमा है, तो ये व्यधिकरण हो गया। दोनों एक जैसा होता, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम दोनों में प्रथमा है तो वह समानाधिकरण हो जाता है। हाँ, तो मतलब जहां जहां दोनों शब्दों में समान विभक्ति हो समानाधिकरण, दोनों शब्दों में अलग विभक्ति हो समास के, वह व्यधिकरण समास होता है। तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि है। अतएव निपातनाच्च सप्तम्या अलुक, एक हरदंतात सप्तम्या संज्ञायाम एक नियम है, परंतु संज्ञा में ही होता है। स्थाने योगा का शब्द बनना चाहिए था स्थान योगा। सप्तमी विभक्ति जो है, सप्तमी विभक्ति कोई भी विभक्ति हो समास में आने के बाद सप्तमी विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः बन जाता है ना। राज्ञः पुरुषः है राजपुरुषः, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, या और भी समझ लीजिए दशरथस्य पुत्रः दशरथ पुत्रः, है ना। दशरथस्य की विभक्ति गायब हो गई। वैसे स्थाने योगा अस्याः, स्थाने योगा क्यों हुआ, स्थान योगा हो जाना चाहिए था, विभक्ति गायब हो जानी चाहिए थी बीच की, परंतु नहीं हुई निपातन के कारण। पाणिनि भगवान ने सूत्र में जिस शब्द को जैसा प्रयोग कर दिया वह शब्द वैसा ही रहेगा, यह समझना, इसको निपातन कहा जाता है। ठीक है, निपातन का मतलब रेडीमेड शब्द, बनाए हुए शब्द, सीधे सीधे टपका दिए गए बनाकर, है ना। और कुछ कुछ शब्द को बनाना पड़ता है, प्रक्रिया करनी पड़ती है। कुछ कुछ सीधे सीधे बनाए हुए शब्द हैं जिनके लिए कौन कौन सा नियम लगा, यह नियम विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब देखिएगा, अनिश्चित संबंध की दशा में षष्ठी स्थान के साथ संबंध वाली होती है। जहां षष्ठी विभक्ति का संबंध निश्चित न हो, षष्ठी विभक्ति का संबंध हम किसके साथ करें यह निश्चित न हो सके, वहां षष्ठी स्थान के साथ संबंध वाली होती है। स्थान का मतलब क्या है, प्रसंग है। जैसे दर्भाणाम शरे स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम, यहाँ दर्भा दर्भ के प्रसंग में शर का प्रयोग करना है, ऐसा बोध होता है। ठीक है, जैसे अस धातु का रूप है, अस भुवि धातु है, अस धातु के बाद त्रिच प्रत्यय लगा, अस त्रिच, ये अस्तेर भू लेगा, भू त्रिच हो गया। अस के स्थान पर अस के प्रसंग में भू का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अस्तेर भू, तो भविता इत्यादि रूप बनेगा। अब इसके बाद जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, स्थानेन्तरतमः। आप कहेंगे पिछले सूत्र में जब स्थाने कह दिया गया था तो इस सूत्र में पुनः स्थाने कहने की क्या आवश्यकता, प्रश्न उठेगा ना। पिछले सूत्र में जब स्थाने एक बार कह दिया गया तो पुनः स्थाने कहने की क्या आवश्यकता। तो कह रहे हैं स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवति सदृशतमः। किसी के स्थान पर कोई आदेश हो रहा, अभी क्या है स्थाने दोबारा क्यों कहा गया वो बताएंगे। ठीक है, पर स्थानेन्तरतमः इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है स्थाने, दूसरा है अंतरतमः। तो अंतरतमः का अर्थ होता है सदृशतमः, समानतम, है ना। जैसे वही उदाहरण देंगे जो पिछली बार दिए थे, कौन सा, लेखनी जी। इकः यण अचि, ठीक,
इक के स्थान पर यण होगा अच परे रहने पर। ठीक है, तो वही उदाहरण देखिएगा। शब्द है मधु, उसके बाद अरि, ये रहा उ इक। इक है कि नहीं उ? मधु में जो उ है यह इक है, उसके बाद अच है। तो इक के बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण करना है। ठीक, इक के स्थान पर यण करना है। अब चलिए, मधु में जो इक है उ, उसके स्थान पर यण करना है। क्या यण कहेगा? मैं भी यण हूं। ये भी, ये भी, ये भी, ये चारों यण हैं। स्थान पर आदेश हो रहा है कि नहीं? स्थान पर कोई काम कर रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, तो वह जो कार्य हो रहा है कई में से किसको करना है, सीधे सीधे निर्देश कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ऋत उत कह दिया गया, ऋत उत, री के स्थान पर ऊ कर दो, है ना। ऋत उत ने कह दिया री के स्थान पर ऊ कर दो, है ना। ऋत धातो री के स्थान पर ई कर दो। जब सीधे सीधे बता दिया गया इसके स्थान पर ये कर दो, तब तो नहीं देखना है। पर जहां एक के स्थान पर कई हो रहे हैं, कई में से निर्णय करना है, तो किसको करें भाई? जहां सीट एक है, उसके लिए कैंडिडेट भी एक ही है, वहां निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां वही आ जाएगा। परंतु एक ही स्थान पर 4 लोग आने लग जाएं तो उन चारों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना, और उन चारों में उस स्थान के योग्यतम समानतम जो होगा उसको कर लिया जाएगा, है ना। तो यहां किसके स्थान पर होना है? इकह में षष्ठी लगी थी सूत्र में, तो षष्ठी स्थाने योगा, मतलब इकह स्थाने ऐसा अर्थ होगा, यानी इक के स्थान पर ऐसा अर्थ होगा। किसके स्थान पर होगा? इक के स्थान पर, ये वाले इक के स्थान पर, यानी ऊ के स्थान पर यण होना है। अब ऊ के स्थान पर ये 4 होने लगे, ये कहा मैं भी तो यण हूं, क्वालिफाई है ना, यण क्वालिफाई जो है ही भाई। ये कोई मान लीजिए पद निकलता है सरकार में, कह देंगे इस पद के लिए वही क्वालिफाई है जो नेट पास हो या जो ये परीक्षा पास किया हो। तो अब उसमें आवेदन केवल वही प्रकार प्रजाति के लोग कर सकते हैं जो उस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, उस योग्यता को धारण करते हैं। तो इक के स्थान पर यण होना है, तो यानी कोनो वर्ण हो जाएगा, यह बात नहीं है। जो यण तो है जिनमें है, यानी जो यण है वास्तविकता में, यवरल, यही कोई इन्हीं में से कोई होगा। कौन सा वाला होगा, यह कैसे निर्णय हो? यह स्थानांतरतमा के कारण होगा। ठीक है, सूत्र विस्तृत है, इस सूत्र में कई प्रकार के अंतरतम दिखाए जाएंगे, देखेंगे यहां है कि नहीं है वो सारी बातें, परंतु विचार करेंगे। तो यहां हाँ है, दिया है स्थान से गुणतः, स्थानतः, अर्थतः, गुणतः, प्रमाणतः। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, 4 प्रकार के आंतर्य होते हैं, समानता होती है। समानता 4 तरह से देखी जा सकती है, स्थान की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से समानता देखी जा सकती है। पहले स्थान की दृष्टि से समानता देखते हैं हम लोग। जहां कई दृष्टि से समानता मिल रही हो, वहां हमें स्थान की दृष्टि से समानता को वरीयता देनी है। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानक आंतर्यम बलीयः, ऐसा परिभाषेन्दु शेखर में एक परिभाषा है। कितने नंबर की परिभाषा, यह मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः, देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, कितने परिभाषेन्दु शेखर में? संभवतः तब अब तक कुछ छात्र हमारे जो लाइव पढ़ते हैं वो पुस्तक भी साथ में रखते हैं,
कुछ बात आता है तो 13 नंबर परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा इंदु शेखर में 13 नंबर की परिभाषा है, चलेगा। तो अब यहां ऊ के स्थान पर होना है, तो देखना है कौन होगा, अंतरतम कौन सा है भाई, सदृशतम कौन सा है। अंतरतम का मतलब क्या, सदृशतम, समानतम। अब ई देखिए ये ऊ है, ऊ की समानता किसमें है, यहां कौन समान है ऊ के, या ऊ के समान है क्या, व ऊ के समान है क्या, र ऊ के समान है क्या, ल ऊ के समान है क्या, चारों में से कौन सा समान लग रहा है। कुछ लोग बिना विचार किए डायरेक्ट बोल देंगे वह लग रहा है हमको, ऊ व थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन हम अंततम सही में बता रहे हैं। अभी देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से सबसे पहले समानता देख लेनी चाहिए। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पढ़ते समय हमने स्थानों पर थोड़ी सी चर्चा की थी। तो यहां देखिएगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ये इसके जगह पर, ऊ के जगह पे कुछ आएगा तो ऊ पहले इंटरव्यू लेगा, हाँ भैया कौने गांव से आए हो, गांव भी पूछेगा, कितना पढ़े हो, क्या है, कौन सा, क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन कैसी है, ये सब पूछेगा ना, ऐसे पूछेगा। तो ऊ कहेगा किससे, इन चारों से पूछेगा, अच्छा तुम तालू वाले हो, यानी तुम्हारा गांव तालू है, या है ना, ओष्ठ वाले नहीं हो, काम के नहीं हो तुम, है ना, ये बात होगी ना। तुम दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत भी है ओष्ठ भी है, दंतोष्ठ। नीचे का ओष्ठ और ऊपर का दांत टकराता है तब बोला जाता है हुआ, हुआ। कुछ लोग ब जैसे बोल देते हैं, विशेष करके बंगाल उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्रों में, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादियों में भी है ना, वह को ब जैसे बोल देते हैं। जैसे वत्स नहीं कहेंगे, वत्स कहेंगे, है ना, क्या नेपाल में भी है, अच्छा चलिए ये पता चला, हमें नहीं था पता, पर होता है। बहुत सारे लोग व को ब की तरह बोल देते हैं, वरुण नहीं कहेंगे, वरुण कहेंगे। हमारे एक मित्र हैं उड़ीसा में, वरुण, है ना। तो अब ऐसे होता है, तो दंतोष्ठ है व का, र मूर्धा, अच्छा तुम तालु वाले हो, तुम नहीं हो सकते। दंतोष्ठ अभी थोड़ा सा तुमको पेंडिंग में रखते हैं, देखते कोई एकदम शुद्ध ओष्ठ वाला मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो तुम्हारा ही सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वह ये मूर्धा वाला है, ये र, ये भी नहीं हो पाएगा, ल दंत वाला ये नहीं हो पाएगा। तो चारों में से सबसे ज्यादा समान ये ओष्ठ, ये दंतोष्ठ, बाकी तीनों तो तालु मूर्धा और दंत वाले थे। इसमें थोड़ा बहुत तो ओष्ठ का अंश मिल गया ना, तो थोड़ा बहुत भाई, हाँ नहीं वैसे रिश्तेदार थोड़े दूर है के रिश्तेदार, तो चेहरे काम चल जाएगा ना। तो ऐसे मतलब दंतोष्ठ होने के कारण ऊ के जगह पे वह होगा तो मध्वरी रूप बनेगा, है ना, मध्वरी ऐसा। तो यही बात बता रहे हैं कि कुतश्च शब्दस्यांतर्यम। अब शब्द की सदृशता कैसे देखी जाए, शब्द समान है कि असमान है, यह कैसे देखा जाए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्या तरीके हैं कि जिससे हम जान पाए कि यह वर्ण इस वर्ण के समान है कि नहीं है, यह शब्द इस शब्द के समान है कि नहीं है। ठीक, तो कैसे जाने क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो बता रहे हैं
कि स्थानतः, स्थान की दृष्टि से भी होता है समानता। ठीक है, स्थान की दृष्टि से भी समानता देखी जाती है। जैसे उदाहरण क्या दे रहे, कुतश्च शब्दस्य आंतर्यम, शब्द का आंतर्य किससे किससे होता है, तो कह रहे हैं स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, इन 4 प्रकारों से। स्थान का उदाहरण दे रहे हैं अकस्स वर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। 2 शब्द हैं, एक शब्द है दंड, ठीक, दूसरा शब्द है अग्र, दंड अग्र। ठीक है, शब्द क्या है, दंड और अग्र, दंडाग्र। इतना ध्यान रहेगा। तो अब दंड और अग्र, इसमें अकस्स वर्णे दीर्घः ने कहा कि पहले हो अक, क्या हो, पहले हो अक। यहां कहीं अक दिख रहा है, दंड में एक अक आ है, ण अक नहीं है, ड अक नहीं है, ड के बाद अ है, वो भी अक है। हाँ, अब कुछ लोगों को दंड में 2.5 अक्षर दिख रहे होंगे, पर हमको 5 अक्षर दिख रहे हैं, है ना, 5 दिखना चाहिए। जैसे एक व्याख्यान में मैंने बताया था कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण संस्कृत जगत में, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर झ भ ये सब हो नहीं सकते, झ भ घ ढ ध ये सब नहीं हो सकते, ख फ छ ठ थ ये सब नहीं हो सकते। या तो वर्ग का तीसरा वर्ण होगा या तो वर्ग का पहला वर्ण होगा। ठीक है, किसी भी शब्द में, संस्कृत के किसी भी शब्द में। तो ये किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी फिर तो कौस्तुभ में भ दिखाई पड़ रहा है हमको। हम कहे आपको दिखता होगा भ, वहां भ नहीं है, वहां अ है। ठीक है, क औ स त उ भ अ, 7 वर्ण है कौस्तुभ में। उसी तरह दंड में भी 5 वर्ण है, द अ ण ड अ। ठीक है, अंतिम वर्ण जो यहाँ अ है यह अक है। उसके बाद इसमें भी 4 वर्ण है, अ ग र अ, है ना, ये 4 वर्ण है। इसमें भी पहला वर्ण जो है यह अ है, अक। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः ने कहा कि अक हो, क्या हो, अक, उस अक के बाद आता हो सवर्ण। ठीक, पहले आता हो अक, उस अक के बाद आता हो सवर्ण, तो दीर्घ हो जाता है, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक, तो अब पहले देखा ये अक है अ, उसके बाद अ सवर्ण है कि नहीं उसका, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस आ का भी मान लीजिए संवृत है या विवृत है, इस आ का भी संवृत है या विवृत है। व्याकरण शास्त्र में तो विवृत है, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। तो विवृत ये भी है, ये भी विवृत है, ये भी कंठ है, ये भी कंठ है, दोनों का उच्चारण स्थान भी समान है ना, सवर्ण है। पहले अक, उसके बाद सवर्ण है। इसी तरह यूप अग्रम में भी यूप का अंतिम वर्ण अक, अग्रम का पहला वर्ण अक, है ना। तो अकस्स वर्णे दीर्घः। जतिन जी प्रसंग आने पर बताएंगे उसका प्रसंग। ठीक, नहीं देना चाहिए वहां, अन्य व्याख्याकारों ने नहीं दिया है प्रधानता, कारण क्या है वो चर्चा करेंगे उसमें। तो यहां देखिएगा,
स्थानतः। तो अब देखिए दंड अग्रम में ये जो अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र है, आप देखेंगे 6-1-101 नंबर का सूत्र है? इसी से पहले ये नंबर काट दीजिए और नंबर लिख लीजिए 84, सूत्र निकाल कर देख लीजिए। 6-1-84 सूत्र है, एक पूर्व परयो है। उस सूत्र का अधिकार वहां से प्रसंग चल रहा 111 नंबर सूत्र तक। 6-1-84 से लेकर 6-1-111 के मध्य जितने भी सूत्र हैं, वे सूत्र जो कुछ भी कार्य करेंगे वो सभी कार्य एक पूर्व परयो होगा। यानी संधि में आप कभी कभी देखते होंगे 3 प्रकार होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कभी कभी पहले वर्ण के स्थान पर ही कार्य होता है, कभी कभी बाद वाले वर्ण के स्थान पर ही कार्य होता है। 4 चीज तरह देख सकते हैं। कभी कभी दोनों के स्थान पर कार्य हो जाता है, और कभी कभी हाँ चलेगा, बस दोनों की तरह, तीनों है ना। तो अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं, कभी कभी दोनों के स्थान पर 2 कार्य हो जाते हैं, कभी कभी दोनों के स्थान पर एक ही हो जाता है। ठीक, तो अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद के 84 नंबर सूत्र से लेकर के 111 नंबर सूत्र तक जो 27 सूत्र हैं, ठीक है, उन 27 सूत्रों के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह कार्य पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही करता है। जैसे कुछ संधि होते हैं केवल पहला वर्ण बदल जाता है। शुद्धि उपास्य में ई बदल गया, यह बन गया, उपास्य का उ तो बचा ही है, शुद्ध उपास्य है ना। एचो ये वायावा हरे ए, हरे में जो ए है उसके जगह पर अय हो गया, हरा ये बना। बाद वाला ए तो वैसे का वैसा बचा है। कभी कभी पहले वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होता है, कुछ दूसरा आ जाता है। कभी कभी बाद वाले वर्ण के स्थान पर कार्य होता है, कुछ परिवर्तन होता है। कभी कभी दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, बाद वाले का उदाहरण है तदहित, तद्धित, वाग्घरी इत्यादि कह सकते हैं। दोनों का परिवर्तन भी कह सकते हैं, पर एक का भी परिवर्तन मान सकते हैं। ठीक है, तदहित, तद्धित, हा की जगह पे ध हो गया। ठीक, बाद वाले के जगह पे परिवर्तन हुआ। दोनों के स्थान पर भी परिवर्तन हो जाता है कभी कभी। वही अचहीन, अज्झीन, अच के छ के जगह पे ज हो गया, ह के जगह पे झ हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और है, कभी कभी दोनों के स्थान पर एक ही हो जाता है। वो ये 27 सूत्र करेंगे 84 से 111 तक। तो आंतर्य कहां से देखा जाएगा, यहां स्थानतः। अब देखिए दोनों के स्थान पर एक होना है। अकः सवर्णे, अक के बाद सवर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। वह क्या होता है, दीर्घ। क्या होगा, दीर्घ। अब आप क्या करें, दंड में अ हटा दें, अग्र का अ हटा दें, उसके जगह पर दीर्घ लिख दें, दंड दीर्घ दंड दीर्घग्र, ऐसा कुछ कर दें क्या, नहीं ना। दीर्घ यानी दीर्घ किसे कहा जाता है, दीर्घ कुछ वर्ण होते हैं। दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं उसकी मैं लिस्ट दे रहा हूं। आ, ई, उ, रे, है ना, ए, ओ, आई, औ। ये 8 वर्ण हैं जो दीर्घ हैं। 9 में से लृ का दीर्घ नहीं होता, तो ये सब दीर्घ हैं।
अब आ और अ के स्थान पर कौन सा करें? अकस्स वर्णे दीर्घ ने कहा कि अक के बाद सवर्ण हो तो दीर्घ होता है, पर दीर्घ तो यो है। आ भी दीर्घ, तो ई भी है दीर्घ, तो री भी है दीर्घ, तो ऊ भी है दीर्घ, तो ए ओ ऐ औ भी है। कौन सा वाला दीर्घ करें? तो किसी के स्थान पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य समानतम होगा। समानता किस आधार पर देखी जाएगी? उच्चारण स्थान के आधार पर। यहां देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर यदि समानता देखी जाए तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, दोनों कंठ वाले हैं। इसके स्थान पर ई नहीं हो पाएगा तालु, ऊ नहीं हो पाएगा ओष्ठ, ओ भी नहीं हो पाए, री भी नहीं हो पाएगा मूर्धा, ए कंठ तालु। इसमें इसमें कुछ हद तक कंठ है, इन चारों में कंठ कंठ है ना? ये दो ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, कंठ कंठ है। पर ये शुद्ध कंठ, ये शुद्ध कंठ, ये कंठ तालु कंठ तालु कंठ ओष्ठ ऐसे हैं, है ना? तो शुद्ध कंठ के स्थान पर शुद्ध कंठ वाला मिल रहा है तो वही ले लिया जाएगा। स्थान की दृष्टि से समानता देख करके दंड अग्रम में ये आ को हटाया गया, दंड के आ को हटाया गया, दोनों के जगह पर बड़ा आ कर दिया गया, दंडाग्र बन गया। इसी तरह यूपाग्र भी बन जाएगा। ठीक, ये स्थान की दृष्टि पर, स्थान की दृष्टि से समानता का निरूपण किया गया। द्वयोरकारयोः, यही बता रहे हैं, द्वयोरकारयोः, दोनों आकार जो हैं उसके स्थान पर कंठ एव दीर्घ आकारो भवति, कंठ से उच्चारित होने वाला दीर्घ वर्ण होगा। वो दीर्घ क्या है? आकार। ठीक, कंठ्यः एव दीर्घ आकारो भवति, कंठ उच्चारण स्थान वाला ही दीर्घ आ होगा। अर्थतः, अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? वतंडी चासो युवतिश्च इति वातंड्य युवतिः। ठीक है, वतंडी चासो युवतिश्च इति वातंड्य युवतिः। अच्छा, यहां अर्थ की दृष्टि से समानता देख रहे हैं। ठीक, दंडाग्रम वतंडी चासो, ये दोनों हो गया ना, दंडाग्रम और युपाग्रम में कोई कठिनाई नहीं ना। यहां पर एक नियम है, कुंवत कर्मधारय जातीय देशीयसु। ठीक, कुंवत कर्मधारय जातीय देशीयसु, सूत्र नंबर देखना था मुझे, 6340 नंबर सूत्र है, 6340 लिख भी दे। 6340 वही दिख रहा है वही हम सोच रहे हैं सूत्र का है। 6340 ऐसा यही है, हमको कंफ्यूज कर देंगे भैया। कौन दूसरा सूत्र कैसे बता रहे हैं? हमारे पास डिटेल जो आ रहा है उसमें तो कुछ है 6340, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे कभी कभी कुछ योग विभाग अलग होता है ना, तो सूत्र नंबर 1 2 नंबर आगे आगे पीछे घुस जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 सूत्र आगे पीछे मिल जाएगा। ये आपको सूत्र कौन सा मिलेगा? कुंवत कर्मधारय कितने पर है? 42 पर है। ठीक है, 40 कैसे आ गया भैया मेरे दिमाग से? ठीक है, 42, इसको 42 कर लीजिएगा, 42। ठीक है,
तो ये कह रहा है कर्मधारय समास में, खाली इतना बता देते हैं, कर्मधारय समास में दो शब्द हों यदि, ठीक, कर्मधारय समास है तो दो शब्द होंगे ही, उन दो शब्दों में से पहले शब्द का पुल्लिंग वाला स्वरूप प्रयुक्त हो जाता है। ठीक, दो शब्द हैं, उन दो शब्द का वतंडी शब्द का मूल रूप में क्या है, पुंवत कर्मधारय का अर्थ कि कर्मधारय समास हो तो, हाँ, कर्मधारय समास होने पर जातीय देशीय ये दो प्रत्यय लगे रहने पर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग वाला रूप प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग स्वरूप प्रयुक्त हो जाता है। तो वतंडी और युवती, इसके स्थान पर, वतंडी के स्थान पर पुल्लिंग प्रयोग करना है। ठीक, वतंडी के स्थान पर पुल्लिंग प्रयोग करना है, तो वतंडी के स्थान पर जो प्रयोग होगा वह वतंड शब्द से यय प्रत्यय लगेगा, किस सूत्र से, वतंडाच्च। ठीक, वतंडाच्च सूत्र से गोत्र अर्थ में यही प्रत्यय लगता है, तो वातंड्य शब्द बन जाता है। पुल्लिंग में वातंड्य बनता है, स्त्रीलिंग में वतंडी बनता है। जैसे पुल्लिंग में गार्ग्य बनता है, स्त्रीलिंग में गार्गी बन जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा। तो वातंड्य युवती ही में वतंडी के स्थान पर वातंड्य हो गया, यह अर्थ की दृष्टि से हुआ है, यहां स्थान की दृष्टि से समानता नहीं देखा गया है। वतंडी में वो को बड़ा आ कर दिया गया, डी में जो ई है उसको य कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी वतंडी हटा, उसके स्थान पर वातंड्य आया, पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ, वह अर्थ की दृष्टि से हुआ। वतंडी शब्द का जो स्त्रीलिंग में अर्थ है वही वातंड शब्द का अर्थ रहेगा, इस दृष्टि से वातंड्य हुआ है। ठीक है, गुण के आधार पर देखें तो पाकः त्यागः, गुण का तात्पर्य होता है, यहां देखिए वतंडी चासो युवतिश्च इति वातंड्य युवती, वतंडी के जगह पर वातंड्य आ गया, पुंवत कर्मधारी ये जाति देशेषु पुंवत भावेन अंतरतमः पुंशब्दः अतिदिश्यते, पुंवत भाव से पुंशब्द पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त कर दिया गया, अर्थ स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक, अर्थ स्त्रीलिंग रहेगा पर शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवत भार्या ऐसा प्रयोग करते हैं, है ना, रूपवती का रूपवत हो गया। अब देखिएगा, गुण की दृष्टि से कर रहे हैं, गुण मतलब होता है बाह्य प्रयत्न, गुण का मतलब क्या है, प्रयत्न। तो पाकः त्यागः रागः, तीन उदाहरण दे रहे हैं, पाकः त्यागः रागः। हाँ, चलेगा। ये चारों के उदाहरणों को हम फिर से कल एक बार बताएंगे, है ना, पर अभी देख लें, यहां बताते हैं। पक्ष, ठीक, पक्ष धातु है, उसके बाद प्रत्यय लगा है घई प्रत्यय जिसका बचा है अ। ठीक, घई प्रत्यय में य की इत संज्ञा हुई है, किसी भी प्रत्यय में यदि य की इत संज्ञा हुई हो
और धातु का अंतिम से दूसरा वर्ण अ हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है अत उपधाया सूत्र से, पाँच अ बन गया, पाँच। इसी तरह पछ अकात हो गया, इसी तरह त्यज अ घई प्रत्यय ही है तो त्याज बन गया। और इसी तरह रंज धातु है, धातु क्या है, रंज अ, रंज में मुझे लगता है घईच भाव करणयो सूत्र है क्या, घईच भाव करणयो देख लेते हैं। घईच भाव करणयो 6427 नंबर सूत्र है। उस सूत्र से मूल रूप में जो रंज धातु है उस रंज धातु के यहाँ का लोप हो जाता है, रज बन जाता है। ठीक, भाव और करण अर्थ वाला यदि घई प्रत्यय लगा हुआ हो तो रंज धातु के यहाँ का लोप हो जाता, न का लोप होता मूलतः, रंज धातु में मूलतः न था, न की जगह पे यहाँ हो गया स्तोश्चुनाश्चु से, ठीक है, उसका लोप हो गया तो रज है पांच। अब यह रज को उसी तरह राज बन जाएगा। ठीक, अब एक सूत्र है चजोह को गिण्यतो हो लिखा हुआ होगा, ठीक, सूत्र लिखा होगा चजोह को घृण्यतो हो, दिख रहा है सूत्र, ये निकाल लेंगे 7352। ठीक, 7352 सूत्र मैं लिख देता हूं, च जो हो कुह, कु है कि कु है, विसर्ग लगा है, नहीं लगा है, नहीं है, कु घृण्यतो हो, ठीक, चजोह कु घृण्यतो हो मतलब क्या है, चजोह यहां भी षष्ठी लगी है तो च और ज के स्थान पर षष्ठी स्थाने योगा है ना, षष्ठी का अर्थ स्थाने, चजोह मतलब च और ज के स्थान पर, चलेगा, च और ज के स्थान पर क्या होगा, कु होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, च और ज के स्थान पर कु हो जाएगा यदि उसके बाद ण्यत प्रत्यय लगा हुआ हो अथवा घित प्रत्यय लगा हुआ हो। घित मतलब घी खाने पीने वाला घी नहीं, घ की संज्ञा वाला प्रत्यय, घई प्रत्यय है, घ प्रत्यय है, ये सारे प्रत्यय में घ की संज्ञा है ना, लशक को तद्धिते से घ की संज्ञा होती है तो इसलिए यह प्रत्यय घित है। ठीक, तो ये तीनों के तीनों उदाहरणों में जो प्रत्यय घई लगा हुआ है इस कारण घित प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, तीनों जगह घित प्रत्यय लगा हुआ है। घित प्रत्यय अथवा अण्यत प्रत्यय लगा हुआ हो, घ की संज्ञा वाला अथवा अण्यत प्रत्यय लगा हुआ हो तो अंतिम वर्ण आने वाले धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले च और ज के स्थान पर कु हो जाता है। अब देखिए इसमें च दिख रहा है, इन दो जगह ज दिख रहा है, इसके स्थान पर होना क्या है, क्या होना है भाई, च और ज के स्थान पर क्या होगा, कु। कु मतलब क्या होता है, कु मतलब होता है कवर्ग क ख ग घ ङ, ठीक, यही पांचों हैं कु। तो च और ज के स्थान पर कु होना है, घित और ऋण्यत प्रत्यय लगे रहने पर यहाँ चजो को घृण्यतो से होगा ऐसा काम, ठीक है, होने लगेगा। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इन पांचों में से कौन सा हो, ए भाई कहाँ भाग रहे हो, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क ख ग घ और ङ, ये ठ होने लगा, ठीक, ये पांच वर्ण हैं कु,
च और ज के स्थान पर पांचों होने लगे। चजोह को घृणतो ने कहा कि चवर्ग के च के स्थान पर और ज के स्थान पर कु करना है, यानी कवर्ग करना है। तब कवर्ग में कौन सा करें? क्या यहां उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे? कैसे देख पाएंगे? क्योंकि कु में क ख ग घ घ पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कैसे निर्णय कर लेगी भाई आप? च और जा का तालु है, उसके स्थान पर जो आ रहा है वो पांचों के पांचों का कंठ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो कौनो नहीं हो पाएगा, और होगा तो पांचों में एक के समानता है ना? पांचों कंठ वाले हैं तो समानता है कि नहीं? इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर यहां निर्णय नहीं हो पाएगा। तो अर्थ के आधार पर करेंगे क्या? ऐसा है क्या कि इस ज का जो अर्थ है उस वो क ख ग का इत्यादि का अर्थ होगा? ऐसा है क्या? अर्थ के आधार पर भी यहां निर्णय नहीं हो सकता। यहां निर्णय होगा गुण के आधार पर। गुण क्या है? प्रयत्न। क्या है प्रयत्न? सामान्यतः वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण का अलग प्रयत्न है, पहले और दूसरे वर्ण का अलग प्रयत्न है। ठीक है? पहला दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा घोष है। ठीक। अब च के स्थान पर होना है, तो च तो वर्ग का पहला वर्ण है, उसके स्थान पर अघोष है, यानी उसके स्थान पर क अथवा ख में से कोई हो जाएगा। ए भाई यही रहो, च के स्थान पर कौन सा होगा? क और ख में से कोई हो जाएगा, इन दोनों में से कोई, है ना? पर ज के स्थान पर क्या होगा? इन तीनों में से कोई होगा। अभी भी पूरी तरह निर्णय नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि च और ज ये दोनों अल्प प्राण वाले हैं, इसमें घ और ख ये महाप्राण वाले हैं, इनको नहीं होना चाहिए। अच्छा, च और ज ये अनुनासिक नहीं है, तो ग अनुनासिक भी नहीं होगा। ठीक है? च और ज के स्थान पर क और ग होगा। यह गुण के आधार पर हो रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हो रहा है। ठीक है? क्यों? क्रम से नहीं कर सकते। क्रम से भी करना वही बात है, पर स्थानीय और आदेश समान हो तो क्रम से करना है। चजो च और ज दो ही कहा गया, और कु कहा गया, कु पांच है। दो के स्थान पे पांच में से कोई होना है। निर्णय यही रहेगा कि च के स्थान पर क, ग के स्थान, ज के स्थान पर ग होगा। यही निर्णय है। परंतु फिर भी वह निर्णय स्थान के समानता के आधार पर नहीं, अर्थ की समानता के आधार पर नहीं, अपितु आभ्यंतर प्रयत्न की समानता के आधार पर हुआ। ये च का भी आभ्यंतर प्रयत्न अघोष अल्प प्राण है ना? मुख्य रूप से बात कहें, अघोष अल्प प्राण है। क का भी अघोष अल्प प्राण है। ज का घोष अल्प प्राण है, तो ग भी घोष अल्प प्राण है। ठीक है? तो च के स्थान पर क हो जाएगा, बन जाएगा पाक। अ जुड़ने पर पाक हो जाएगा, क आधा था। इसी तरह त्यज में ज के स्थान पर ग हो जाएगा त्याग, रज में ज के स्थान पर ग हो जाएगा राग। बना? तो पाक, त्याग, राग, इन सारे उदाहरणों को जो आप देख रहे हैं, इन उदाहरणों में चजोह को घृण्यतोः इस सूत्र से चकारस्याल्प प्राणस्याघोषस्य तादृश एव ककारो भवति। यहाँ जो चकार है ना, वह अल्प प्राण है और अघोष है, इसीलिए उसके स्थान पर अल्प प्राण और अघोष ही होगा, जो कि है कु। मतलब कवर्ग में से अल्प प्राण और अघोष हो। देखिए, कवर्ग में अघोष केवल दुइये हैं, का खा। उनमें से अल्प प्राण भी अगर विशेषता देख ली जाए तो केवल का है ना। अब इसी के बाद जकार से घोषवतः अल्प प्राण से, जकार जो है ना, ज कैसा है? ज तो घोष है और अल्प प्राण है। तो जकारस्य घोषवतः अल्प प्राणस्य, जो जकार है घोषवान है, साथ ही साथ अल्प प्राण है, उसके स्थान पर तादृश एव गकारः,
ज के स्थान पर वैसा ही वर्ण होगा जो घोषवान हो, अल्प प्राण हो। ठीक, इसलिए तादृश एव गकार, ज के स्थान पर गकार हो जाएगा, तो त्याग, राग, ये सब बनेगा। स्पष्ट है? अब प्रमाण के आधार पर देख रहे हैं। प्रमाण के आधार पर अदसो शेर दादू दो महा, ये उदाहरण है। प्रमाण का मतलब होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व के स्थान पर हो रहा है तो ह्रस्व होगा, दीर्घ के स्थान पर हो रहा है तो दीर्घ होगा, है ना? यह प्रमाण है। ह्रस्व प्रमाण, दीर्घ प्रमाण, ठीक है? ह्रस्व प्रमाण, दीर्घ प्रमाण, ये प्रमाणतः का उदाहरण हो जाएगा। जैसे अमुष्मयी, अमुभ्याम। देखिए अदसो शेर दादू दो महा, इसको हम बढ़िया से समझाएंगे, पर खाली इतना ही कह रहे हैं। अदसो शेर दादू दो महा में आदस शब्द का जो है ना, आदस शब्द के बाद चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा है, तो अदस शब्द का अद बन जाता। क्या बन जाता? अद। उसके बाद स्मयी प्रत्यय लगा, आदस्मयी, ऐसा बन गया। अदसो शेर दादू दो महासूत्र कहता है कि अदस में यदि स ना हो तो उस द के बाद आने वाले स्वर वर्ण को उ हो जाता है, द के बाद आने वाले स्वर को उ हो जाता है, और द के स्थान पर म हो जाता है। तो द के स्थान पर म कर दिया हमने, अमस्मयी हो गया। पर म के बाद आने वाले जो अ है उसको उ करना है। यदि ह्रस्व अ है तो उसके स्थान पर ह्रस्व उ हुआ, अमुष्मयी। यदि अदाभ्याम होना था, हलिचा से दीर्घ होने के कारण, नहीं सुपिचा से दीर्घ होने के कारण, या दीर्घ आ था तो उसके स्थान पर दीर्घ उ हुआ, अमूभ्याम। ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व, दीर्घ के स्थान पर दीर्घ, यह होता है प्रमाणतः। ठीक, चारों प्रकार का आंतर्य हमने देखा, और कुछ बातें हैं इस सूत्र में, उन बातों को कल पढ़ते हुए इस विषय को समाप्त करेंगे। आज यही रोकते हैं। अभी कुछ दो चार दिनों तक कुछ कठिनाइयां रहेंगी, क्योंकि कमरा बदले हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त है, बहुत ज्यादा गृहस्थी का सामान है, तो कुछ ज्यादा परिश्रम पड़ रहा है। दो चार दिन ऐसी रहेगी, पर प्रयास यही होगा कि 5:30 बजे से ही कक्षा हो। एक दिन मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, किस दिन, उस दिन कक्षा थोड़े से विलंब से होगी, बाकी अधिकांश दिन सही समय से ही होगी। ठीक है? तो जैसे उदाहरण है, डेट कौन सा है वो देख लेते हैं। 6 तारीख को, 6 तारीख को 6 बजे से कक्षा होगी, बाकी सब दिन 5:30 बजे से ही होगी। आप सबसे यह आग्रह है कि 5:30 बजे ही पहुंच जाया करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले पहुंचा रहता हूं, आप लोगों की प्रतीक्षा करता रह जाता हूं कि छात्र आ जाएं तब प्रारंभ करें, और छात्र आ जाएं तब प्रारंभ करें, क्योंकि यहाँ छात्रों के पास मोबाइल नहीं है, वो लाइव नहीं देख सकते हैं, या मोबाइल से देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर हम कुछ पढ़ा देंगे तो उन लोगों का छूट जाएगा, इसी कारण हम देर करते हैं कभी कभी। तो प्रयास करें आप लोग समय से आए। ठीक है? सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाह्य प्रयत्न से पूर्व आभ्यंतर प्रयत्न को भी प्रधानता मिलनी चाहिए। क्या आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता था? जतिन जी, गुण का मतलब प्रयत्न ही होता है, पर फिर भी आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी निर्णय नहीं हो सकता था, इसलिए बाह्य प्रयत्न पर गए। ठीक है, चलेगा? उससे आधार पर भी निर्णय होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके आधार पर निर्णय करने लग जाते तो कु मतलब कवर्ग, कवर्ग पांचों के पांचों का स्पृष्ट प्रयत्न है, कोनो निर्णय नहीं होता। जैसे कंठ पांचों का उच्चारण स्थान है, वैसे स्पृष्ट पांचों का प्रयत्न है। ठीक, चलेगा? तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।